हाँ तो बच्चों, पिछली जो वीडियो थी क्लास 11th की पार्ट नंबर 9 जो बताया गया था, तो उसमें क्या था कि हमने समांतर श्रेणी के आगे जो गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी जिसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी से प्रदर्शित करते हैं, इसकी शुरुआत कर चुके थे। और उसमें बताया क्या गया था, ये भी सुन लो एक बार। इसमें बताया गया था कि गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा क्या होती है, उसका प्रथम पद क्या होता है, और इसमें एक शब्द आता है सार्वानुपात। सार्वानुपात, सार्वानुपात क्या होता है, दूसरा पद बटे पहला पद, आर से याद होगा, सार्वानुपात आर दिखा होगा वहां तुम लोगों को, ठीक। तो दूसरा पद बटे पहला पद या तीसरा पद बटे दूसरा पद, ऐसे चौथा पद बटे तीसरा पद, पांचवा पद बटे चौथा पद। मतलब हमेशा क्रमागत पदों का अनुपात तो होता है, लेकिन बाद वाला बटे उसके जस्ट पहले वाला। तो आप ये दिखाया गया होगा। इसमें व्यापक रूप में गुणोत्तर श्रेणी क्या लिखी जाती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 डॉट डॉट डॉट, जहां पे ए को गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और आर को गुणोत्तर श्रेणी का सार्वानुपात, कॉमन रेशियो कहते हैं, ये भी देखे थे। उसके बाद बात जो हुई थी गुणोत्तर श्रेणी को कैसे पहचाना जाता है, इस पर भी आधारित क्वेश्चन हुए ही थे। गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से n वां पद, गुणोत्तर श्रेणी का प्रारंभ से n वां पद Tn बराबर ए आर की पावर n माइनस 1, यह भी हुआ था। गुणोत्तर श्रेणी का अंत से n वां पद Tn डैश बराबर ए n बटे आर की पावर n माइनस 1, जहां पे n अंतिम पद, आर सार्वानुपात n पदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ऐसे यहाँ ए प्रथम पद, आर सार्वानुपात और n जो है पदों की संख्या, कौन सा पद निकालना है ये प्रदर्शित करता है। इस पे आधारित 2-4-5 क्वेश्चन भी करवाए गए थे, ठीक, संभवतः हुए होंगे दोनों पे। इनका अनुप्रयोग कैसे करना, जैसे प्रारंभ से फलानवा पद ज्ञात कीजिए, फलाने में मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कुछ भी आ सकता है, 25वां 24वां। अंत से ज्ञात कीजिए, या इससे होता कौन सा पद फलाने हैं, तो माना n वां पद फलाने हैं, फिर n वां पद निकाल करके उनके बराबर करके n का मान निकाल लेते थे। अगर n का मान कोई संख्या जो है पूर्णांक में कोई आ गया, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो कहते थे फला, जैसे 7 आ गया n बराबर, तो कह देते थे 7वां पद है वो। अगर बटे उटे में कोई आता था तो कह देते थे कोई पद नहीं। ऐसे क्वेश्चनों को हमको लगता है कि हम कुछ करवाए थे तुम लोगों के बीच, ठीक, एक टाइप का एक क्वेश्चन। उसके बाद ये भी शायद करवाया गया था, हमको जो याद आ रहा लास्ट में, कि यदि 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं और उसमें कोई एक संख्या अज्ञात है, तो उस अज्ञात राशि को, उस अज्ञात संख्या को कैसे ज्ञात किया जाएगा, यह भी तुम लोगों को बताया गया था। तो आइए शुरुआत वहीं से करते हैं, एक आध क्वेश्चन और लेकर के, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन, यदि -4 16 तथा ए जीपी में हो, जीपी में हैं, तब ए का मान ज्ञात कीजिए, ए का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे टाइप का क्वेश्चन तुम लोगों को दिया गया था, इस पे आधारित वर्क भी दिया गया था। इस पे आधारित जो है, इस पे आधारित क्वेश्चन भी तुम लोगों को करवाया गया था। कैसे किया जाता है ये देखिएगा, सॉल्यूशन लिखने का तरीका सब बताया गया था। अच्छा देखो, चूंकि ये तीनों गुणोत्तर श्रेणी में है ना, तो चूंकि -4, 16, ए जीपी में है,
अगर ये जीपी में है तो दूसरा पद बटे पहला पद बराबर होगा तीसरा पद बटे दूसरा पद। तो इसलिए 16 बटे में -4 बराबर हो जाएगा a बटे में 16। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी बार बार देखोगे वही चीज आएगा। ठीक, दूसरे पद का स्क्वायर बराबर अन्य दोनों का गुणनफल, ये भी हो सकता है। मामला समझ में आया? ठीक, तो याद रखिए दूसरा पद बटे पहला पद बराबर होगा तीसरा पद बटे तीसरा पद बटे दूसरा पद। या इसी कोई कह सकते हैं, अगर 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं, अगर 3 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में हैं तो बीच वाले का वर्ग शेष 2 के, मतलब बीच वाले का वर्ग शेष 2 के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अब इसी को हल करके a का मान निकालना है। आइए इसी से आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 × 4, 4 × 4 = 16, तो -4 यहाँ बचेगा क्योंकि ये माइनस ही है। -4 × 16 बराबर ये a वाला 16 इधर आकर के गुणा हो गया। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट a बराबर 16 × 4 = 64 -64, ये आएगा आंसर। ये क्या आएगा? आंसर। अगला देखो, इसी पे आधारित। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन तुम लोगों को मिलेंगे, या जो तुम लोग किए थे उस पर भी आधारित क्वेश्चन जो है काफ़ी ऐसे मिलेंगे। ठीक, तो इसका मतलब एक नोट इंपॉर्टेंट लिखवा दिया जाए इसमें, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या? यदि x, y, z गुणोत्तर श्रेणी ब्रैकेट में जीपी में हो तब y² मतलब बीच वाले का वर्ग अन्य दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। ये वहीं से प्राप्त होता है कि दूसरा पद बटे पहला पद बराबर तीसरा पद बटे दूसरा पद। ठीक, तो y² बराबर क्या हो जाएगा? xz। यहाँ तक मामला समझ तो इंपॉर्टेंट नोट करके ये भी लिख लीजिएगा। इन पे आधारित क्वेश्चन बहुत से मिलेंगे। ठीक, आइए देखते हैं आगे। अब गुणोत्तर श्रेणी की और चीजें और आधारित क्वेश्चन जो तुम लोगों को इस पे मिलेंगे, बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो आइए उसी क्रम में हम कुछ क्वेश्चनों को इन पे आधारित क्वेश्चन आइए करवाते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि नहीं, क्वेश्चन चलिए आइए देखें, लिखो श्रेणी 2, 8, 32 का कौन सा पद 13, 10, 72 है। ऐसे क्वेश्चन तुम लोग समांतर श्रेणी में भी हल किए होंगे। ऐसे क्वेश्चन ठीक ऐसे ही। तो यहाँ चूंकि श्रेणी दी गई है, श्रेणी देने का मतलब ये होता है कि पहले ये पहचानो कि श्रेणी समांतर है कि गुणोत्तर है, पहले ये कंफर्म करना होता है। आई बात समझ में? तो आइए, तो श्रेणी यहाँ दिया है, कौन सा पद है। वहाँ समांतर श्रेणी में देखे थे कि हम के लोग क्या कर लेते थे, मानते थे कि यनवा पद है फलाने, और उसके बाद जो है यनवा पद निकाल करके जो भी है फलाने के बराबर करके यन का मान निकाल लेते थे। अब वहाँ देखते थे कि यन का मान भिन्नात्मक को छोड़ करके या ऋणात्मक को छोड़ करके अगर कोई संख्या आती थी तो कह देते थे फलाने हैं। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ पे भी होगी, बस फर्क क्या है कि गुणोत्तर श्रेणी में जो यनवा पद का सूत्र होता है वो प्रथम पद गुणे सार्वानुपात की घात पदों की संख्या -1। ठीक, तो उसी का प्रयोग करेंगे। सोल्यूशन आइए देखा जाए। चलिए माना कौन है, यही 13, 10 माना 2, 8, 32 ... का यनवा पद बराबर 13, 10, 72 यह। तो अगर ऐसा है
तो इसलिए इसका यनवा पद निकाल जाओ। यनवा पद निकालने के लिए पहले ये पहचानना पड़ेगा कि ये समांतर श्रेणी है कि गुणोत्तर श्रेणी है। तो दिखाई दे रहा है 4 4 गुणोत्तर श्रेणी है ना, तो गुणोत्तर श्रेणी है तो गुणोत्तर श्रेणी वाला लगेगा, मतलब प्रथम पद 2 गुणे सार्वानुपात, इसका सार्वानुपात क्या आएगा 4/2 8/2 4 आएगा, इंटू में पदों की संख्या -1, मतलब a r की पावर n-1, ये बराबर हो जाएगा किसके 13 10 72। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, इसी को हल करके हम n का मान निकालेंगे। याद होगा हमने तुम लोगों से इसके पहले वीडियो में बताया था कि घातांक के नियम का बहुत ज़बरदस्त प्रयोग जो है गुणोत्तर श्रेणी में होता है, तो इसलिए घातांक के जितने भी नियम हैं तुम लोग अपना जो है उसको रिमाइंड कर लेना कहाँ से कैसे क्या है, ताकि आगे जो चीज़ें पढ़ाई जाए वो सब चीज़ें तुम लोगों को समझ में आवे। ठीक, तो आइए फिर इसको हल किया जाए। हल करने के लिए क्या होता है भाई, एक समीकरण ही तो है, तो इसमें सबसे पहले n का मान निकालना, तो n वाले को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ कर दिया जाए। तो एक तरफ जब इसको कर देंगे तो इम्प्लाइड रेट ये मिलेगा क्या 4 की पावर n-1 बटे में 13 बराबर 13 10 72/2, ये वाला 2 जाकर के इधर भागे में हो जाएगा। ठीक, अब 2 से इसको काट दोगे तो इम्प्लाइड रेट क्या मिलेगा 4 की पावर n-1 बराबर, आइए 2 छक 12 1 बचा, 2 पंजे 10 2 पंजे 10, फिर 2 तिहाई 6 2 छक 12, ये हो गया। यहाँ तक मामला समझ में आया होगा। अब जब यहाँ तक मामला समझ में आएगा तो इसको देखिए, ये 4 आधार पे है ना, तो इसको भी 4 आधार के रूप में जो है इसको तोड़ लिया जाए। 4 आधार के रूप में तोड़ने के लिए जैसे ये क्या है 65 53 6, यही है ना, इसको आइए 4 से इसको काटते चले जाओ और देखो 4 की घात कितने तक जाता है, तो 4 से, क्योंकि 4 ही आधार के रूप में इसको व्यवस्थित करना है, जब तक 4 आधार के रूप में इसको व्यवस्थित नहीं करेंगे तब तक n का मान नहीं निकाल पाएंगे। तो 4 आधार के रूप में व्यवस्थित करने के लिए चलिए देखिए क्या 4 लगता है इसको काटने में, एक होने में, तो देखें जाएगा तो ये हो जाएगा 4 1 के 4 2 बचा 25 हो गया, ये 4 6 24 1 बचा, ठीक 15 हो गया, ये 4 3 12 3 बचा, यहाँ इसको मिलाकर 33 हो गया, इसको मिला करके 33 हो गया, 4 8 32 1 बचा, 4 चौक को 16, फिर 4 से काटो इसको, 4 चौक को 16, अब यहाँ 0 बचा तो 3 0 3 नहीं जाएगा तो 0 वाला, अब कितना हो गया ये 0 वाला, तो अब हमारे पास हो गया 38 तो हो जाएगा 4 9 36, 2 बचेगा तो ये 24 हो जाएगा, 4 6 24, फिर देखो ये 4 10 में 40, 4 दूनी 8, 4 चौक को 16, फिर ये कटेगा 4 से, फिर 4 दूनी 8 2 बचा 22 हो गया, 4 पंजे 20, फिर उसके बाद 2 24 होगा, 4 6 24, फिर इसको देखो 4 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 4 6 24, 1 बचा, 4 चौक को 16, फिर 4 से काटोगे तो ये 16, फिर 4 से काटोगे तो 4, फिर 4 से काटोगे तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इम्प्लाइड दैट यहाँ 4 की पावर n-1 है और ये 4 की पावर, इस पूरी चीज को हम 4 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख सकते हैं कि नहीं भाई। अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होगी तो कैलकुलेशन तुम लोग एक बार चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन अक्सर हमसे मिस्टेक हो जाता है। ठीक, तो दोबारा हम क्या उसको चेक करें, तुम लोग अपना देख करके जो होगा उसी क्रम में परिवर्तित हो जाएगा, या अगर यही सही है तो फिर यही होगा। इसी क्रम में जिस आधार पे उसी आधार के रूप में यहाँ वाली संख्या को बदल लेते हैं, इसमें बदल लिए, अब जब यहाँ बदल लिए तो आइए देखा जाए। अब याद रखिए, अगर 2 संख्याएं आपस में बराबर हैं, उनके आधार भी आपस में बराबर हैं, तो घात भी आपस में क्या होगी बराबर होगी। तो 4 4 बराबर है, इनके बीच भी बराबर है, तो ये इसलिए हमको n-1 जो मिलेगा 8 मिलेगा। इम्प्लाइड दैट n बराबर क्या मिल गया 9, n बराबर क्या मिल गया 9। तो जब n बराबर 9 मिल गया तो याद रखिएगा 9वां पद जो होगा वो उस श्रेणी का जो भी दिया है वही होगा। ठीक, तो लास्ट में लिखोगे इसलिए 9वां पद बराबर क्या दिया था कि 13 10 72, 13 10 72, तो आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद 9वां पद क्या लिखोगे, आंसर लिख दोगे 9वां पद। ठीक, आगे देखो,
आगे देखो क्या है। ठीक, इस पे आधारित एक आध क्वेश्चन हो तुम लोगों को, या कुछ और क्वेश्चन दिए जाएं उस पर भी किया जाए समांतर गुणोत्तर श्रेणी पे आधारित। तो आइए देखें अगला एक और क्वेश्चन है। याद रखिएगा कि किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का कोई भी पद अगर हमको निकालना है तो प्रथम पद और सार्वनुपात का होना जरूरी है। जैसे कि समांतर श्रेणी में था कि कोई भी पद अगर निकालना है तो प्रथम पद और सार्वंतर का मालूम होना जरूरी था, ठीक उसी तरह गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद और सार्वनुपात का मालूम होना जरूरी है। तो उसी आधारित पे आइए क्वेश्चन किया जाए। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम बोल देंगे, तुम लोग जो ध्यान से लिख लेना अपनी कॉपी में। यह है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी के 3वें, 7वें तथा 11वें पद क्रमशः यक्स कामा वाई कामा जेड, यक्स वाई तथा जेड हो, तब सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना है, वाई स्क्वायर बराबर यक्स जेड। क्वेश्चन देख लिया होंगे, उसको समझ जाइएगा। अब आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्या सॉल्यूशन पर विचार करते हैं। यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है कि एक गुणोत्तर श्रेणी है। अगर एक गुणोत्तर श्रेणी है तो उसका कोई ना कोई प्रथम पद होगा, कोई ना कोई सार्वनुपात होगा कि नहीं होगा, ये कंफर्म है। अच्छा, उस गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद कह रहा है यक्स है, 7वां पद वाई है और 11वां पद क्या है, जेड है। ठीक, तो ये तीन हमको जो कंडीशनें दी गई हैं, इन तीनों कंडीशनों का प्रयोग करके हमको सिद्ध करना है कि वाई स्क्वायर जो है एक्स जेड के बराबर है। तो आइए देखा जाए इसका सोल्यूशन। कहाँ से कैसे देखोगे, मेन कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा कि भाई एक गुणोत्तर श्रेणी है ना, तो अगर एक गुणोत्तर श्रेणी है तो उसका कोई ना कोई प्रथम पद होगा। तो माना जीपी का प्रथम पद बराबर, माना जीपी का प्रथम पद बराबर ए। इसका कोई ना कोई सार्वनुपात भी होगा, गुणोत्तर श्रेणी में सार्वनुपात होता है। ठीक, सार्वनुपात लिखने का तरीका ऐसे एडजस्ट करोगे आर। अब आइए प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा पद मतलब T3 बराबर कितना है, यक्स। 7वां पद मतलब T7 बराबर कितना है, वाई, और T11 मतलब 11वां पद कितना है, जेड। यहां तक समझ में आया। अब आइए इसी के आगे देखा जाए क्या करना है। ठीक, तो देखना फिर। अच्छा, इम्प्लाइज है तीसरे पद का मतलब क्या, AR⁴ भाई 3 - 1 हो जाएगा ना, तो बराबर यक्स, समीकरण नंबर 1। 7वां पद मतलब AR⁴ 7वां मतलब R की घात 6 हो जाएगा, वाई समीकरण नंबर 2, और 11 है ना 11वां पद, तो AR⁴ 10 = क्या हो जाएगा, जेड समीकरण नंबर 3। यहां तक मामला समझ में आया। ठीक, अब ये तो मिलेगा ही, ये समीकरण हमको प्राप्त होगा। ठीक, अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, उस पर विचार करना है। सिद्ध करना है कि वाई यक्स गुणे जेड बराबर, यही तो सिद्ध करना है। तो यक्स गुणे जेड हम पा सकते हैं कब, यदि समीकरण 1 और समीकरण 3 का आपस में क्या कर दे, गुणा कर दे। तो आइए देखा जाए, समीकरण 1 तथा समीकरण 3 का गुणा करने पर भाई कैसे हमको पता चला कि इन्हीं का गुणा किया जाएगा, क्योंकि हमने सिद्ध करने वाले एक पार्ट को देखा कि वो यक्स जेड है, और यक्स जेड आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, यदि समीकरण 1 और समीकरण 3 का गुणा कर दिया जाए। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 3 का गुणा करने
पर। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 का अगर गुणा करोगे, चलो भाई इनका इनका गुणा हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इनका इनका गुणा हो जाएगा तो घातें जुड़ जाएंगी, आर की पावर 10 दूनी 12 हो जाएगा और बराबर यहाँ क्या मिलेगा एक्स जेड। इतना समझ में आया। अब देखो घातांक के नियम से अगर हम इसको ए आर की पावर 6 और पूरे का 2 लिख दें तो का कौन दिक्कत है भाई, घात 2 2 6 12 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखना ये समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से देखो ये y का मान है कि नहीं है, तो इसकी जगह y स्क्वायर बराबर एक्स, ये आगे कोड कर देना कहाँ से, समीकरण 2 से। तो इम्प्लाई दैट इसके ऊपर चलिए और देखा जाए तो इम्प्लाई दैट ये होगा क्या, y स्क्वायर बराबर एक्स जेड, यही प्रूव करना था। नीचे देखिएगा हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। यहाँ तक मामला समझ में आ गया। ठीक, आगे देखिए इसी पे आधारित क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन क्या है इसको भी देखना, एक आध क्वेश्चन और देखिए, फिर उसके बाद एक आध दो तुम लोगों को होमवर्क दिया जाए। आइए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक गुणोत्तर श्रेणी का, एक गुणोत्तर श्रेणी का तीनवा तथा छठवां पद 40 क्रमशः 40 तथा 320 है, 40 तथा 320 है, तब श्रेणी ज्ञात कीजिए, श्रेणी ज्ञात करो। याद करिए समांतर श्रेणी में भी ऐसे क्वेश्चन तुम लोग किए हैं। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए प्रथम पद और समांतर का मालूम होना जरूरी होता था। तो यहाँ गुणोत्तर श्रेणी है तो गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वनुपात का मालूम होना जरूरी है। वो तो दिया नहीं गया है, लेकिन हाँ कुछ कंडीशन दी गई हैं जिनका प्रयोग करके हम सबसे पहले उस गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वनुपात ज्ञात करेंगे। तो आइए शुरुआत वहीं से करते हैं। तो भाई प्रथम पद कुछ ना कुछ होगा ही, तो सोल्यूशन मान लेते हैं। माना जीपी का प्रथम पद बराबर, जीपी का प्रथम पद बराबर ए, कोई ना कोई सार्वनुपात भी होगा, सार्वनुपात बराबर आर। तो इस प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि तीनवा पद मतलब T3 बराबर है किसके, 40 के, तथा छठवां मतलब T6 ये बराबर है किसके, 320 के। तो इम्प्लाइज दैट, आइए इससे क्या प्राप्त होगा, ये देखिएगा हमको प्रथम पद सारा अनुपात चाहिए तो उसी को ढूंढने की कोशिश चल रही है। इम्प्लाइज दैट ए आर की पावर 2 बराबर 40 समीकरण नंबर 1 तथा ए आर की पावर 5 बराबर 320 समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, ये दो समीकरण हैं, इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके हम ए और आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। तो हम समीकरण 2 को अगर समीकरण 1 से भाग दे दें तो ए और ए खत्म हो जाएगा, तो हमको आर में एक इक्वेशन प्राप्त होगा जिसको हल करके हम आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखा जाए, सबसे पहले समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो समीकरण 2 को जो समीकरण 1 से भाग दोगे तो याद रखिएगा ए और ए कट जाएगा, द्विघात आर की घात 3 इज इक्वल टू जे कट जाएगा 4 8 32 8 मिलेगा। यहाँ तक मामला समझ में आया। इम्प्लाइड दैट आर की पावर 3 बराबर, इसको भी घात के रूप में हम लिख सकते हैं कि नहीं, तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखना अगर ये दोनों बराबर, घाते भी बराबर तो आधार भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो इसलिए आर बराबर हमको जो प्राप्त होगा 2, आर मिल गया। अब आर का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में, आर का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख दिया जाए। तो जब आर का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखोगे तो हमको जो है ए का मान भी प्राप्त हो जाएगा। तो आइए देखा जाए, तो आर का मान, अब नीचे लिखना आर मिल गया, तो आर का मान उसी के नीचे, आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो ले जाकर के रख दो तो क्या हो जाएगा, ए 2 की पावर 2 बराबर 40, तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा। इम्प्लाइड दैट ए बराबर 4 था, ए बराबर 10।
ए और आर दोनों मिल गया, ए और अगर आर मिल गया तो याद रखिए गुणोत्तर श्रेणी सामान्य रूप में क्या होती है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ऐसे डॉट डॉट, यही होती है कि नहीं होती है। तो जब यही सामान्य रूप में गुणोत्तर श्रेणी होती है तो इसी में ए और आर का मान रखते जाओ तो हमको श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। ठीक, तो अगर ऐसा है तो इसलिए अभीष्ट श्रेणी, ठीक, अभीष्ट श्रेणी ए मतलब 10 का मान, ए आर तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ए आर स्क्वायर मतलब 4, 10 गुणे 4 40 हो जाएगा ये, ए आर क्यूब 80 हो जाएगा ये, डॉट डॉट डॉट, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक मामला समझ में आया। अब अगर यहाँ तक मामला समझ में आ गया तो आगे देखिए फिर क्या कह रहा है। ठीक, आगे आइए, इसमें कुछ वर्क दिया जाए तुम लोगों को, और जो हम उम्मीद करते हैं तुम लोग करके लेकर के आओगे। ठीक, तो आइए इस पे आधारित कुछ वर्क ले लो और इसको भी करिएगा। क्वेश्चन क्या है, वह गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए, वह जीपी ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद -3/2 तथा पांचवा पद 81/16 है। यहाँ पे भी देखो गुणोत्तर श्रेणी ही ज्ञात करनी है, जैसा अभी इसके पहले वाला जस्ट क्वेश्चन हल किए। भाई ऐसे भी इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा पद -3/2 तथा पांचवा पद 81/16 हो तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए। ये भी वही क्वेश्चन है। ऐसा भी हो सकता है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का दूसरा तथा पांचवा पद क्रमशः -3/2 तथा 81/16 है तो गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए, जो इसके पहले लैंग्वेज थी। तो क्वेश्चन सेम टू सेम है, एकदम सेम तरीके से वैसे हल भी करना है। आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, वह गुणोत्तर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद वह जीपी ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद 12 और छठवां पद 3वें पद का 27 गुना है। ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है, व्यवहारिक रूप में पूरा वैसे ही करना है कि माना प्रथम पद ये है और सार्वनुपात ये है, उसके बाद प्रश्नानुसार जो कंडीशनें हैं उनको हल करके ए और आर का मान ज्ञात करोगे। जैसे ए और आर का मान ज्ञात होगा तो तुरंत जो है गुणोत्तर श्रेणी लिख दोगे। आइए एक आध क्वेश्चन और देखा जाए, दिया जाए तुम लोगों को। ठीक, उसके बाद एक आध और हम हल करवा देते हैं। चलो ये 2 क्वेश्चन तुम लोगों के होमवर्क के दिए हैं, एक क्वेश्चन और हम हल करवा रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा कैसे हल करवाते हैं। कंडीशनें जो जैसे हैं इसी पे आधारित सब व्यवहारिक क्वेश्चन ही है। ठीक, तो आइए एक क्वेश्चन है, इसको देखा जाए जिसको हम करवाने चल रहे हैं। किसी जीपी का प्रथम पद -3 है। आगे क्या करना है, यदि श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, तो श्रेणी का 7वां पद ज्ञात कीजिए। तब श्रेणी का
श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए। ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्या करना है? गुणोत्तर श्रेणी का सातवां पद निकालना है। अच्छा, किसी भी गुणोत्तर श्रेणी का कोई भी पद अगर निकालना है तो प्रथम पद और सार्वनुपात का मालूम होना जरूरी है। तो क्या यहाँ प्रथम पद दिया गया है? तो पता चला हाँ दिया गया है, -3 मतलब a बराबर -3। क्या सार्वनुपात दिया है? नहीं दिया है, तो मान लेंगे सार्वनुपात क्या है? r है। आइए देखें सोल्यूशन इसका। तो जीपी का प्रथम पद, जीपी का प्रथम पद a बराबर दिया है ना, तो मैं a बराबर -3। सार्वनुपात नहीं दिया गया है, माना सार्वनुपात बराबर r। ठीक, a तो दिया गया, r और किसी तरह से ज्ञात हो जाए तो काम हमारा हो जाएगा। तो देखें क्वेश्चन में कोई शर्त है कि नहीं है? तो देखें मिल रहा है प्रश्नानुसार। क्या मिल रहा है देखिएगा, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि चौथा पद मतलब T4 ये बराबर है दूसरे पद का वर्ग मतलब T2 के वर्ग के। मामला समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आइए देखें इसी कंडीशन को लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब देखें चौथा पद मतलब a मतलब -3 इंटू में r की पावर 3। चौथा पद मतलब a r की पावर 3 ही तो हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देखिएगा क्या दिया गया है, बड़े ब्रैकेट में थोड़ा सा लिख लेते हैं। दूसरा पद मतलब a मतलब -3 इंटू में r और पूरे का वर्ग है तो वर्ग। यहाँ तक मामला समझ में आया? ये मिलेगा। अब देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 r की पावर 3 इक्वल टू यहाँ -3 का स्क्वायर इंटू में r²। देखिएगा ये r वाला एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो r की पावर 3 बटे में r की पावर 2 बराबर -3 का स्क्वायर बटे में -3। ये मिलेगा ना। उसके बाद जो है ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, ये कर जाएगा, मिलेगा क्या? इम्प्लाइड है r बराबर -3। तो r भी मिल गया और a दिया ही गया था, तो इसलिए कौन सा पद निकालना है? सातवां पद। तो इसलिए जीपी का सातवां पद T7 बराबर सातवां पद क्या होता है? a बोले तो -3 इंटू में r की पावर मतलब -3 की पावर क्या? n-1 मतलब 7 -1। यहाँ तक मामला समझ में आया? अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो इसी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो होगा वही आंसर आएगा। ठीक, इसी को कैलकुलेट तुम लोग करोगे, इम्प्लाइड दैट T7 बराबर जो आएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से देखा हमने कि गुणोत्तर श्रेणी भी समांतर श्रेणी की तरह एकदम आसान ही है। बस वहाँ जोड़ और घटाव का मामला चलता था ज़्यादा, यहाँ गुणा और भाग और घातांक का मामला ज़्यादा चलता है। तो ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन तुम लोगों के बुक में भी गुणोत्तर श्रेणी के दिए गए होंगे, हल करिएगा। आप जितने क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे, अगर जो क्वेश्चन नहीं आएंगे तो हमको जो है तुम लोग हमारे पर्सनल नंबर पर जो है कॉन्टेक्ट करके कहोगे, जो हमने शुरुआत में दे रखा है। ठीक, तो उस पर बताओगे तो उसको जो है हल किया जाएगा। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे जो हमको गुणोत्तर श्रेणी के योगफल का अध्ययन करना है, तो गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल वाला मामला कैसे क्या है वो भी देखा जाएगा, और इस पे आधारित और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो होंगे वो लाए जाएंगे और तुम लोगों को करवाए जाएंगे। ठीक, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।